चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दे रहा है? 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सियासी दल तक सभी हैरान हैं। बीजेपी को जरूर कोई हैरानी नहीं दिख रही है। एसआईआर के बीच में चुनाव आयोग की तरफ से रोज नए नियम बनाए जा रहे हैं और हटाए भी जा रहे हैं। बीएलओ और ईआरओ इसलिए परेशान है कि जब भी वो चुनाव आयोग के ऐप पर लॉगिन करते हैं कुछ नए फीचर दिखने लगते हैं, कुछ नए नियम जुड़ जाते हैं। ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हैं कि हम कोई नया नियम नहीं बनाएंगे, कोई नया सॉफ्टवेयर एसआईआर के बीच में नहीं जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की बात पर भरोसा कर लेता है, लेकिन चुनाव आयोग जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में कहता है उससे तुरंत पलटी मार जाता है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के इसी खेल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिसे वो खुद संदिग्ध बता रहा था। चुनाव आयोग का ही कहना था कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि देश के 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर चल रहा है और जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर शुरू कराने का ऐलान किया था तब एक सवाल किया गया था कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर क्या मजबूरी है कि डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिहार में जब एसआईआर हुआ और उसके बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई उसमें 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर बच गए थे। चुनाव आयोग ने भी ये माना था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि उसे ये साबित करना होगा कि उसने एसआईआर के लिए खुद बनाए नियमों और कायदों का उसने पूरी तरह से पालन किया है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि उसने एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम, कायदों और निर्देशों को पूरी तरह से पालन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना खराब है कि इसे इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। 24 नवंबर को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया था, लेकिन दिसंबर शुरू होते ही उसी सॉफ्टवेयर को, जिसे वो कचरा बता रहा था, एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ दिया गया। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जब लाखों डुप्लीकेट वोटर बचे रह गए तो 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि डुप्लीकेट वोटर का पता लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उनकी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हमें बूथ स्तर और अन्य अधिकारियों पर निर्भर रहना होगा। डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। हम केवल दावे के आधार पर किसी का नाम नहीं हटा सकते। इसके लिए ईआरओ मौके पर जाएंगे, मतदाता के बारे में जानकारी जुटाएंगे। वोटर को जवाब देने के लिए कानूनी समय सीमा तय की गई है, उसे समय दिया जाएगा, पूरी जांच होगी। उसके बाद ईआरओ किसी वोटर का नाम हटाने पर फैसला करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ईआरओ के बारे में भी बता देते हैं कि उसके क्या अधिकार थे जिन्हें चुनाव आयोग ने बाईपास कर दिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ तैनात होता है। ये आमतौर पर एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं जो पूरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के मुख्य प्रभारी होते हैं। बीएलओ से आई रिपोर्ट इन्हीं के पास जाती है। वो तय करते हैं कि किसका नाम जोड़ा जाए, किसका हटाया जाए और किन प्रविष्टियों में सुधार किया जाए। बिहार हो या पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जहां हर सीट पर लाखों मतदाता हैं, ऐसे में ईआरओ की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है क्योंकि आखिरी फैसला उन्हीं के सिग्नेचर से होता है। क्योंकि एक सीट पर कई मतदाता होते हैं और सभी की जांच कुछ ही समय में पूरा करना ईआरओ के लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्हें सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी एईआरओ कहा जाता है। एईआरओ बीएलओ के काम की निगरानी करते हैं, फील्ड रिपोर्ट जांचते हैं और अगर किसी मतदाता ने ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराई है तो उसे समय पर हल करवाते हैं। लेकिन वोटर का नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने पर अंतिम फैसला ईआरओ का होता है। अब ईआरओ के अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन चुनाव आयोग ने इनके साथ खेल कर दिया है। ये बात तो आप लोगों को पता ही है कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिहार में चुनाव आयोग ने नहीं किया था। ऐसा भी नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं हो। इसका इस्तेमाल 2018 से किया जा रहा था। अब ये भी जान लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है और चुनाव आयोग ने इसके साथ क्या खेल किया है। डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेमोग्राफिक डिटेल्स और फोटो मैच करके उन वोटर्स की लिस्ट निकालता था जो शायद 2 या ज्यादा वोटर आईडी रखते हों। चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा खेल तो ये किया कि बिना किसी ऐलान के चुपके से एसआईआर प्रक्रिया के बीच में एक और सॉफ्टवेयर जोड़ दिया। इसकी जानकारी ना तो मतदाताओं को दी और ना ही अधिकारियों को। 12 राज्यों में बीएलओ को अपने बूथ की 2002 से 2004 वाली पुरानी वोटर लिस्ट मिली। उन्हें अपने अनुभव से हर घर के वोटर को उसकी पुरानी लिस्ट में मौजूद उनके रिलेटिव से मैन्युअली लिंक करना था।
एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ सभी मतदाताओं से एक फॉर्म भरवा कर ले रहे हैं। इस फॉर्म में एक सेक्शन था जहां वोटर या बीएलओ पुरानी एसआईआर वोटर लिस्ट से लिंक के लिए रिलेशन की डिटेल्स भर सकते थे। अगर ना तो बीएलओ को लगा कि पुरानी लिस्ट में रिश्ता है और ना ही वोटर्स ने जोर दिया तो वोटर को अनमैप्ड घोषित कर दिया जाता और बाद में वोटिंग राइट के डॉक्यूमेंट्री सबूत देने का नोटिस भेजा जाता। फॉर्म भर जाने के बाद बीएलओ को सारी जानकारी फॉर्म से लेकर ईसीआई के डिजिटल डेटाबेस में बीएलओ ऐप के जरिए टाइप करनी होती है। यही सारी संभावित गलतियां पकड़ने के लिए ईसीआई का नया एल्गोरिदम चेक शुरू होता है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति कहे कि उसके पिता का नाम आरके सिंह है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम मिलता है राकेश कुमार सिंह, तो चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर इसे फ्लैग कर देता है, यानी एंट्री संदिग्ध है। अगर पिता और पुत्र के बीच उम्र का अंतर 18 से कम और 45 से ज्यादा है तो उस स्थिति में भी एंट्री को सॉफ्टवेयर फ्लैग कर देगा। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उम्र 50 साल से ज्यादा मानी गई है। यहाँ हम आपको एक बात और बताते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जिन वोटरों को संदिग्ध माना गया उन्हें वोटिंग राइट के 12 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में से एक देने का नोटिस भेजा जाता है। अगर वोटर लिस्ट में कोई रिलेटिव है, अब ये रिलेटिव कौन होगा, ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को साफ कर दी थी। इसमें पिता, चाचा या उस जनरेशन का कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। लेकिन जो बातें ज्ञानेश कुमार ने कही थी वो लिखित नहीं थी और उनकी मौखिक दलीलों का कोई महत्व नहीं है जब तक उन्हें सॉफ्टवेयर या बीएलओ को लिखित निर्देश में शामिल ना किया जाए। ग्राउंड पर बीएलओ रिलेटिव के रूप में सिर्फ माता पिता और दादा दादी को ही समझ रहे थे। जो ऐसा रिश्ता साबित नहीं कर पाते उन्हें ईसीआई अनमैप्ड कहता है, मतलब उनका पिछली एसआईआर की वोटिंग लिस्ट से कोई लिंक नहीं है। खेल और भी हो रहे हैं। चुनाव आयोग के मैनुअल में लिखा था कि अधिकारियों को ग्राउंड पर विस्तृत जांच करनी है, ये पता करना कि कोई एक व्यक्ति कई वोटर कार्ड रखता है या नहीं, वोटर को कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने का मौका देना है, फिर डुप्लीकेट आईडी डिलीट करनी है। बिहार में सिर्फ 3 महीने में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स को जीरो से रजिस्टर करने की जल्दबाजी में चुनाव आयोग ने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि राज्य की फाइनल इलेक्टर्स लिस्ट में 14,35,000 से ज्यादा संदिग्ध या डुप्लीकेट एंट्रीज रह गई। अक्टूबर में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का ऐलान करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि यहाँ भी एसआईआर के दौरान कोई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये काम ईआरओ की जगह चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर कर रहा है। ईआरओ सिर्फ पोस्टमैन बनकर रह गए हैं। उनके नाम से वोटरों को नोटिस जारी हो रहा है। सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जब ईआरओ सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करते हैं तो उनके सामने हजारों की संख्या में उन मतदाताओं के नाम आ रहे हैं जिन्हें नोटिस जारी करना है। ये काम ईआरओ का है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए जिस पर शायद चुनाव आयोग को भी भरोसा नहीं है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।